हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज के इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस के 2019 के पेपर के सॉल्यूशन को देखेंगे। इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में सारे सेक्शन वाइज सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया हुआ है। इसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो अपडेट होता रहता है। बाकी जीएस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको मैंने सेक्शन वाइज इसमें कंप्लीट किया है। और अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आ जाए। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मेरी आवाज़ थोड़ा सही से निकले। तो सबसे पहले हम अपना हिस्ट्री का सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन था नाथ संप्रदाय का। तो नाथ संप्रदाय का संबंध शैव संप्रदाय से था और इनके द्वारा हठ योग की परंपरा को अपनाया गया था। शिव इनके प्रथम गुरु थे और सूफी संत के द्वारा भी हठ योग को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारतीय शासकों की और उनकी राजधानियों के बारे में। तो पल्लव राज्य की राजधानी कांची थी, पांडव की राजधानी मदुरा, यादव की राजधानी देवगिरी और काकतीय की राजधानी वारंगल थी। यहाँ पे कुछ रचनाकारों के नाम हैं और उनकी रचनाओं के बारे में है। तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी थी, दामोदर कवि के द्वारा पद्मावती कथा को लिखा गया है, सोमनाथ ने राग विबोध लिखा था, अमीर खुसरो के द्वारा आशिका लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भूमि की इकाइयों के मापने के साधनों के बारे में लिखा हुआ है और कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में बताना है कि उसका मीनिंग क्या था। तो जो ज़रीब शब्द था वो भूमि के माप की एक इकाई थी। दीवान प्रांत के राजस्व के प्रमुख को कहा जाता था। देसाई राजस्व अधिकारी को कहा जाता था और दाम एक तांबे की मुद्रा थी। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उनके लेखकों के बारे में है। तो तबकात ए नासिरी की जो बुक थी वो मिरहाज उस सिराज जसजाजी ने लिखी थी। तारीख़ फिरोजशाही शम्स ए सिराज अफीफ़ ने लिखी थी। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्ता व्यवस्था का। तो इक्ता व्यवस्था का प्रतिपादन यानी कि जो उसको आरंभ किया था वो इल्तुतमिश ने किया था। और इस व्यवस्था में ये होता था कि जो भूमि के भूखंड थे उनको पार्टीशन कर दिया जाता था इक्ता के द्वारा। और इक्ता से जो राशि यानी कि जो राजस्व एकत्र होता था वो सुल्तान के खाते में डायरेक्ट नहीं जाता था। और इसकी जानकारी जो हमें प्राप्त होती है वो सियासतनामा से मिलती है और सियासतनामा जो बुक है उसको निज़ाम उल मुल्क ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है तानसेन के बारे में। तो तानसेन को संरक्षण जो है रामतनु इनको राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। फिर से मैं बताना चाहूँगी, तानसेन को संरक्षण राजा रामचंद्र सिंह के द्वारा दिया गया था और तानसेन का जो असली नाम था वो रामतनु पांडे था और इनको अकबर के द्वारा कंठाभर वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। और ध्रुपद गायन के लिए तानसेन और हरिदास प्रमुख थे। इसमें क्वेश्चन जो लिखा हुआ था वो तो मैंने लिखा ही है, बाकी उसके जो अदर फैक्ट्स भी होते थे जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बाद में भी उनको भी मैंने एक जगह पे लिख दिया है ताकि हमें एक जगह पे 2-4 इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा के बारे में और ये 1567 में स्टार्ट की गई थी अकबर के द्वारा। और जो मनसबदारी व्यवस्था थी या पैतृक नहीं थी, इसका स्थानांतरण होता रहता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि जिसकी है जिसके घर में उसके बेटे को मिल जाए फिर उसके पोते को मिल जाए, ऐसा नहीं रहता था, ये स्थानांतरित होती रहती थी। और यह कुलीन वर्ग से संबंधित थी। इस व्यवस्था को जो चंगेज खान की एक प्रणाली थी दाशमिक प्रणाली उसी से लिया गया था। और ये जो दशमलव प्रणाली ये थी इसकी मनसबदारी की ये मंगोलिया देश से है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ था कि मनसबदारी व्यवस्था है जो किस देश से संबंधित है, तो ये मंगोलिया से संबंधित है। इसको भी मैंने यहीं पे लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का। तो अकबर और शेरशाह का कंपैरिजन था, इसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन था। तो इसमें यह है कि
अकबर ने शेरशाह सूरी की तरह ही मुद्रा पद्धति के समान ही राज्य में सिक्कों का प्रचलन कराया था और इनके ताम्र का सिक्का दाम था। यहाँ पे कुछ युद्ध के बारे में है। तो बिलग्राम युद्ध 1540 में हुआ था, सरनाल युद्ध 1572, धर्मत युद्ध 1658, जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि, ये 1765 में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज़ों तथा शाह आलम द्वितीय के बीच में। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। मद्रास की संधि 1769 में अंग्रेज और हैदर अली के बीच में हुई थी। कुछ स्थापत्य की इमारतों के बारे में है। तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, राबिया और दुरानी का मकबरा औरंगाबाद में है। यहाँ पे कुछ विद्रोह हैं, उनके सन के बारे में मैचिंग में था। तो पावना विद्रोह 1873 से 85 के बीच में होता है। एका विद्रोह 1921-22 के बीच में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में। ताना भगत 1914 से 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा इसमें नेटिव मैरिज एक्ट का। तो ये पहली बात तो 1872 में आया था और इसके द्वारा जो लड़कियों की उम्र थी उसको 14 वर्ष कर दिया गया था और लड़कों की उम्र को 18 वर्ष कर दिया गया था और इसी के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता का प्रथम अनुवाद किसने किया था? तो ये अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और एक क्वेश्चन और था कि हेस्टिंग्स और एशियाटिक सोसाइटी से रिलेटेड था, उसमें असर्शन और रीजनिंग का था। तो हेस्टिंग्स के बारे में ये बात है कि वो एक प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक रहा है और उसने एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष के जो पद था उसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी 1784 में आई थी और उसी समय पे हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था बंगाल में। तो इसने उस सोसाइटी के अध्यक्ष बनने की बात को डिनाई कर दिया था कि मैं नहीं बनूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसको कुछ आता ज़्यादा नहीं था। हेस्टिंग्स बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा था। पूना एक्ट 1932 में आया था, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में, क्रिप्स मिशन 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 में हुआ था। बंगाल विभाजन का एक क्वेश्चन रहा। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। उस समय भारत में कर्जन का शासन था और इसके द्वारा प्रांतीय सीमा का पुनर्गठन कर दिया था, यानी कि बंगाल को 2 भाग में विभाजित कर दिया था, जिसमें असम और बांग्लादेश वाला जो भी का हिस्सा है इन सबको हटा के अलग दूसरे तरीके से कर दिया, बाकी के शेष को दूसरे अलग में कर दिया और उसकी अलग अलग राजधानियाँ बना दी गई थी। CR फार्मूला 1944 का है और इसको C राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था और इसका मूल उद्देश्य था कि मुस्लिम लीग तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में जो गतिरोध हुआ है उसको ख़त्म कर दिया जाए। कुछ क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन थे। तो फिरोज शाह मेहता की मृत्यु 1915 में होती है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन नवंबर 1927 में हुआ था और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को हुआ था और ये साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल आर्मी के जो अधिकारी थे उन पे मुकदमा चलाया गया था लाल किले पे 1945 में। तो उनको बचाने के लिए जो समिति बनी थी उसके जो नेतृत्व करता थे वो भूला भाई देसाई थे। नियोजित विकास यानी कि प्लान डेवलपमेंट का विरोध गांधी जी ने किया है। हिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के सेक्शन को।
तो गुरला मानधाता एक चोटी है, ये तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहाँ से इसका वहाँ पे है ये। और नामचा बरवा अरुणाचल में है, कामेट उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। लूनी नदी का क्वेश्चन था, तो लूनी नदी का जो ऊपरी मार्ग में है उसमें मीठा जल है और निचले भाग में खारा जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत की पहाड़ियों के बारे में। तो सबसे पहले इनको अगर हम लाइन से सेट करेंगे तो सबसे पहले सतपुड़ा की पहाड़ी आएगी, फिर महादेव की, उसके बाद मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोरीबंद डेल्टा के बारे में। तो जो बंगाल का जो डेल्टा है यानी सुंदरबन वाला डेल्टा, उसी का ये एक उपविभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सघनता वाला जो भूकंपीय क्षेत्र है वो हिमालय में है, क्योंकि हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उपक्रम हैं। जब आप उसके भूकंप के जोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, उत्तराखंड और ये जो गुजरात के भुज वाला इलाका है, ये जोन सबसे हाईएस्ट जोन में आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भूकंप को किया जाता है। अभी मैं ज्योग्राफी जब ये PYQ सीरीज़ कंप्लीट होगी उसके बाद ज्योग्राफी ही पढ़ाऊँगी, उसके नोट्स मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो उसमें मैंने इसको भी बताया हुआ है कि कौन सा जोन किस किस पार्ट में है और किस किस तरीके से डिवाइड किया गया है सब चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्फाल बेसिन का। तो जो इम्फाल बेसिन है वो मणिपुर में है और ये एक सुंदर सरोवरीय मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रंश घाटी प्रवाह के बारे में। तो जो दामोदर नदी है वो भ्रंश घाटी में बहती है, उसका प्रवाह उसमें ही है और इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से है। और दामोदर नदी जो है हुबली की सहायक नदी है और दामोदर नदी को ही बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर की सहायक नदियाँ जमुनिया और बरकी हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्वेश्चन है। तो जो मुख्य हिमालय है वो सेरेज़ोइक महाकल्प में बना है और इसकी चट्टानें जीवाश्महीन हैं। ज्योग्राफी वाले नोट्स में मैंने हिमालय के बारे में भी उसमें पूरा लिखा हुआ है और ये जो इयोसीन, मायोसीन और प्लेस्टोसीन वाले जितने भी काल हैं उनको भी मैंने कैटेगरी वाइज उसमें बताया हुआ है। लघु हिमालय मायोसीन में बनता है और उस समय समुद्री जीवाश्म थे। बाह्य हिमालय शिवालिक को कहते हैं और मानव सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम मैदान में जो पश्चिमी विक्षोभ आता है यानी कि जो भूमध्य सागर से होने वाली वर्षा है, ये शीत ऋतु के बारे में है कि जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है ये पश्चिमी विक्षोभ से रहता है और ये पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है ये खनन क्षेत्र के बारे में। तो जो तालचेर खनन क्षेत्र है ये महानदी घाटी में है, कर्णपुरा दामोदर घाटी में है, सिंगरौली सोन घाटी में है, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में है। ब्लैक होल एक सिमटा हुआ तारा है और इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि सभी चीज़ों को अपने में अट्रैक्ट कर लेता है, वहाँ से वापस जाने नहीं देता है। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक कटक में है। नेक्स्ट है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के बारे में। तो इसमें कजान, चीता और ओमस्क इसके स्टेशन है। सोची इसका स्टेशन नहीं है। यहाँ पे कुछ राजधानियाँ थीं, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की दुशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। एल्बिडो का क्वेश्चन था। तो एल्बिडो का मतलब होता है वापसी की शक्ति और सबसे ज़्यादा एल्बिडो होता है बर्फ़ का, क्योंकि ये इसके जो होता है वापस करने की जो पावर रहती है इसको बहुत ज़्यादा रहती है बर्फ़ में। माकवी भूमध्य तटीय क्षेत्र है। फिम्बस दक्षिण अफ्रीका में है। चैपरल मिट्टी कैलिफोर्निया में है। मेटोरल चिली में है। अधिजीवी वनस्पतियाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। बबूल सहारा के क्षेत्र में उगता है।
बेबोअन सवाना के क्षेत्र में और देवदार भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। स्वेज नहर के में जो झीलें हैं उनका क्रम पूछा गया था नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर। टैफू और जापान का और बैगुयो फिलीपींस का है तूफान। सांता आना हवा कैलिफोर्निया में चलती है, हबूब सूडान में, यामो जापान में और मिस्ट्रल पवन फ्रांस में बहती है रोन घाटी में। किर्गिज जनजाति मध्य एशिया की है, एनु जापान में है, अंगामी नागालैंड में और पिग्मी कांगो बेसिन में है। ज्योग्राफी के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे सेंसस के कुछ क्वेश्चन हैं। तो 15 से लेके 59 तक की जो जनसंख्या है उसको वो अगर अधिक होती है तो निर्भरता का अनुपात कम हो जाता है। यानी कि इस बीच में युवा लोग ये 15 से लेके 59 तक श्रमशील सब लोग होते हैं। तो ये जब खुद ही अर्निंग करेंगे तो ये दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, इसीलिए निर्भरता का अनुपात इससे कम हो जाता है। और 0 से लेके 14 साल तक के और 65 प्लस जो लोग होते हैं वो आश्रित में होते हैं। अगर इनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो कहा जाएगा कि निर्भरता का अनुपात बहुत बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पॉलिटी के हैं। तो प्रस्तावना का इसमें क्वेश्चन आया था। तो प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप ही है कि इसको लागू नहीं किया जा सकता है। एक बेरुबाड़ी केस आया था 1960 में, उसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान में अंग नहीं है और प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय भी नहीं है। केशवानंद वाद 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना एक अभिन्न अंग है। 42 अमेंडमेंट आया था, इसमें आर्टिकल 43A को जोड़ा गया था और इसमें श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी की सुनिश्चितता करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 30 का, इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान के बारे में है। और ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अल्पसंख्यक शब्द है इसको संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है और हमारे यहाँ पे भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यकों की मान्यता दी जाती है। यहाँ पे रिट के बारे में है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, परमादेश में वी कमांड, प्रतिषेध में होता है विद टू प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा में बाय व्हाट अथॉरिटी। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में ये है कि आप इंसान को उसके शरीर के साथ में पेश कीजिए। परमादेश में ये होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी सर्वोच्च आदेश की बात की गई है इसमें। प्रतिषेध होता है कि जो न्यायालय द्वारा जो न्याय दिया गया है उसका प्रतिषेध कर दिया जाए, यानी इसको माना नहीं जाएगा उच्च न्यायालय के द्वारा। और अधिकार परीक्षा में ये होता है कि उससे सामने वाले से पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार से इस पद पे हैं या जो भी कुछ, तो ये सब इनका मीनिंग रहता है। क्वासी फेडरल स्टेट के बारे में का कॉन्सेप्ट वीयर ने दिया था। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 1976 में अकाउंटिंग और ऑडिट को अलग कर दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएमओ के बारे में। तो 1977 से ये अस्तित्व में आता है और प्रधानमंत्री के जो प्रधान सचिव होते हैं उनके नेतृत्व में ही पीएमओ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्रोनोलॉजी सेट करने वाला। तो हरि सिंह द्वारा जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था वो 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। और जम्मू कश्मीर प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा में विलय का अनुमोदन 26 जनवरी 1957 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट का। तो केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता इसको प्राप्त है और सर्वोच्च न्यायालय को ही संविधान का रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत के बारे में। तो जब पंचायत 1992 में हुआ था ये संविधान संशोधन, उस समय भारत में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति के गठन की बात कही गई थी
और महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 सीट पे रहेगा। और प्रति ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा होगी जिसकी सदस्य पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज किए गए होंगे। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें कुल 29 विषय हैं। 6th शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए बात की गई है। सॉरी, मैं ये वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी, इसका मैं PDF अपलोड कर दे रही हूँ टेलीग्राम पे, आप लोग इसको देख लीजिएगा क्योंकि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मुझे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रखी है इस समय पे, काफ़ी फीवर भी आ रहा है और इसीलिए काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा बट जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं जल्दी कवर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।